नंबर आई गेस 60 तक हम लोगों ने कवर किया हुआ था। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर आई होप 75 तक हम लोग कवर कर लेंगे। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 61। The flow net of activities of a project is shown in figures 19.6। फिगर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिगर में जो है एक्टिविटीज का फ्लो नेट दिखाया गया है। ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज आर रिटन, ड्यूरेशन भी गिवन है अलोंग देयर एरोज। द क्रिटिकल पाथ ऑफ एक्टिविटीज इज अलोंग, हमें क्रिटिकल पाथ निकालना है, राइट। तो हमें ये है फिगर गिवन क्वेश्चन नंबर 61 के लिए, ये टॉप पे दिस इज द फिगर। तो इसमें हमें क्रिटिकल पाथ निकालना है, राइट। अब क्रिटिकल पाथ हमारा क्या होता था, जिसमें आपका क्या कहते हैं मैक्सिमम ड्यूरेशन और शॉर्टेस्ट पाथ। अब इसमें आप देख लें तो एक तो ये आपका पाथ बन रहा है ए बी ई जी एच, दूसरा पाथ बन रहा है ए बी, देन ये डमी एक्टिविटी से एफ और एच, और तीसरा पाथ बन रहा है ए सी डी एफ एच। तो अब इसमें देख लें तो पहले पाथ में 1 2 3 4 5 एक्टिविटीज आपकी इंक्लूडेड है, और सेकंड पाथ में जिसमें डमी इंक्लूड है इसमें 1 2 एक्टिविटीज, एफ 3 और एच 4 एक्टिविटीज हैं, और तीसरे पाथ में आपके 5 एक्टिविटीज हैं। तो तीन पाथ पाथ में से दो पाथ के आपके 5 एक्टिविटीज हैं, और एक पाथ ऐसा है जिसमें 4 एक्टिविटीज हैं। उसके अलावा आप ड्यूरेशन देख लें तो फर्स्ट जो पाथ है उसमें आपकी 15 16 17 18 18 एंड 4 22, और सेकंड पाथ में 23, थर्ड पाथ में 7 10 4 14 14 एंड 8 22। अब क्रिटिकल पाथ कौन सा होता है, जैसे हम लोगों ने पिछले जो थ्योरी की वीडियो हमने डिस्कस की थी उसमें लॉन्गेस्ट पाथ होता है टाइम के हिसाब से, और शॉर्टेस्ट पाथ होता है एक्टिविटीज के हिसाब से। ठीक हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। तो इसमें जो है आपका सेकंड जो पाथ है जिसमें डमी इन्वॉल्व है इसमें ये कैटेगरी आ रही है। तो हमने ये आपका होगा 1 से 2 2 से 3 3 से 5 5 से 7 7 से 8, दिस इज द क्रिटिकल पाथ। सो 1 2 3 5 7 8। इसमें आप ऑप्शंस देख लें तो ए और बी यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन ए 1 2 4 5 7 8, ये नहीं है 1 2 3 6 7 8, ये भी आप क्रिटिकल पाथ नहीं है। ऑप्शन सी आप देख लें तो ऑप्शन सी में आपका है 1 2 3 5 7 8, 1 2 3 5 7 8, दिस इज द क्रिटिकल पाथ। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 162। इन द फ्लो नेट ऑफ द एक्टिविटीज शोन इन द फिगर, ऊपर जो फिगर हमें शो किया गया है उसके अंदर पूछ रहा है कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द एक्टिविटी 7 to 8। ये जो एक्टिविटी है 7 से 8 तक, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा। मतलब आम अल्फाज में ये है कि हम एक्टिविटी 7 से 8 जो एक्टिविटी है वो उसको हम मतलब एटलीस्ट कितने दिन में हम स्टार्ट कर सकते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बताना। तो जाहिर सी बात है एक्टिविटी 7 तभी शुरू होगा जब आपका एक्टिविटी 5 और 6 एंड होगा। तो क्रिटिकल पाथ पे आपने देखना है, क्योंकि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का बोला है। क्रिटिकल पाथ पे आप देखें तो 7 डेज एक्टिविटी 1 से 2 तक लगेगा, 8 डेज 2 से 3 तक लगेगा, तो कितने हो गए 15 डेज हो गए। अब ये डमी है, 15 के बाद एक्टिविटी 5 से 7 तक 8 डेज लगेंगे, 15 एंड 8 23। तो 23 डेज के बाद आप एक्टिविटी 7 8 शुरू कर सकते हैं, 7 से 8 तक जो एक्टिविटी है वो शुरू कर सकते हैं। तो आंसर इज 23 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। If the total float and duration of an activity are 5 and 10 days, total float आपको गिवन है 5 days और ड्यूरेशन आपको गिवन है 10 days respectively, the
पार्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी, अब उस एक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, अभी फ्लोट का जैसे हम लोग जिक्र किया हुआ था पीछे, तो फ्लोट जो है आपका, टोटल फ्लोट जो है नेगेटिव भी हो सकता है, आपका फ्लोट जो नेगेटिव भी हो सकता है, आपका फ्लोट पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक हो गया, या फिर इक्वल भी हो सकता है। तो आपका जो इसमें ये ऑप्शन होता है कि टोटल फ्लोट आपको 5 डेज का गिवन है ना, तो 5 डेज आप, इसका मतलब यही होता है कि आप 5 डेज काम जो है लेट भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर 5 डेज आपका जो एंड डेट है उससे ज्यादा आगे 5 दिन और भी जा सकते हो, इतना आपके पास गुंजाइश होता है, इतना फ्लोट आपका होता है। या फिर उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली करके 15 डेज में भी कंप्लीट कर सकते हो, मतलब 10 दिन का जो काम है वो आप 15 डेज में कर सकते हो अगर आपका फ्लोट 5 डेज है तो। क्योंकि जैसे हम लोग, मैंने पहले जो थ्योरी वाली वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि मतलब फ्लोट का मतलब ये होता है एक काम के लिए आपको टाइम दिया है 15 डेज का, ठीक है, लेकिन वो आप काम 10 दिन के अंदर कर सकते हो, तो उन टोटल डेज और जो जिस टाइम में आप कर सकते हो उनका जो डिफरेंस होता है वो फ्लोट होता है, ठीक है। तो अगर इधर 5 डेज का फ्लोट है तो हम जाहिर सी बात है उस काम को या तो 15 डेज में स्लोली कर सकते हैं, या तो ये है कि हम 5 दिन बाद शुरू कर सकते हैं, या फिर 5 दिन लेट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो तीनों ऑप्शंस आपके राइट हैं, ऑप्शन डी, वी विल चूज ऑप्शन डी एज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने चूज करना है। पहला कह रहा है द फ्लोट में बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। करेक्ट, पिछले उसमें हम लोगों ने जिक्र किया फ्लोट आपका या तो पॉजिटिव हो सकता है, या फिर नेगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है। तो मतलब आप जैसे इधर ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला था स्टार्टेड 5 डेज लेटर, कंप्लीटेड 5 डेज लेटर, इस केस में पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, फिर आप क्या कहते हैं, ये ऑप्शंस आप देख लें। पहला क्या है, द फ्लोट में भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, दिस ऑप्शन इज राइट। सेकंड में कह रहा है इफ द फ्लोट इज पॉजिटिव, अगर फ्लोट आपका पॉजिटिव है देन द एक्टिविटी इज डिलेड बाय अ पीरियड इक्वल टू इट्स टोटल फ्लोट, मतलब आप एक्टिविटी को डिले करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपका फ्लोट अगर 5 है तो 5 डेज अगर आप डिले करते हैं काम को तो आपका पॉजिटिव फ्लोट होता है, और उससे क्या है वो आप 5 दिन डिले करने के बावजूद भी आपका प्रोजेक्ट डिले ना हो, ओवरऑल प्रोजेक्ट पे इफेक्ट ना पड़े, प्रोजेक्ट डिले ना हो, तो उसको हम पॉजिटिव क्या कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। इफ द फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी इज नेगेटिव, अगर आपका फ्लोट नेगेटिव है तो उसमें क्या होगा, डिले इन इट्स परफॉर्मेंस इज बाउंड टू डिले द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब नेगेटिव नाम से भी जाहिर है, अगर इसमें ये होता है कि आपका इसमें आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन जो है वो लेट हो जाती है, तो उस वक्त आपका फ्लोट जो है नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट, इफ द फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी इज जीरो, इसका मतलब ये है कि फ्लोट जीरो हो गया तो आप क्रिटिकल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि क्रिटिकल पाथ में एक्टिविटीज का फ्लोट हमेशा जीरो होता है। इफ द फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी इज जीरो द एक्टिविटी इज क्रिटिकल एंड एनी डिले इन इट्स परफॉर्मेंस विल डिले द होल प्रोजेक्ट। अगर इस केस में आपका फ्लोट अगर जीरो है, उस वक्त अगर आप कोई डिले कर रहे हैं, ठीक हो गया, तो उसमें उससे आपका जो ओवरऑल होल प्रोजेक्ट है उस पे इफेक्ट पड़ेगा और उसकी परफॉर्मेंस डिले हो जाएगी। तो ये सारे ऑप्शंस राइट हैं, तो वी विल चूज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, critical path lies along the activities having total float। इसका जिक्र हम लोगों ने काफी क्वेश्चन में किया है, अभी तक आपको इस चीज का आइडिया हुआ होगा। क्रिटिकल पाथ जो होता है उसके ऊपर हमेशा फ्लोट आपका जीरो होता है, अगर फ्लोट जीरो नहीं हो गया तो वो पाथ क्रिटिकल ही नहीं होगा आपका, ठीक हो गया। तो क्रिटिकल पाथ लाइज अलोंग द एक्टिविटीज हैविंग टोटल फ्लोट, पॉजिटिव, रॉन्ग, नेगेटिव, रॉन्ग, जीरो, राइट, सेम, रॉन्ग। तो ऑप्शन सी इज राइट, जीरो फ्लोट होगा, टोटल फ्लोट आपका जीरो होगा क्रिटिकल पाथ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, अगेन दिस इज रिलेटेड टू क्रिटिकल पाथ नेटवर्क। क्रिटिकल पाथ इंजीनियर की क्या मदद करता है, क्रिटिकल पाथ नेटवर्क हेल्प्स एन इंजीनियर to concentrate his attention on critical activities, obviously right। critical path मेथड का मकसद ही ये होता है कि इंजीनियर जो है या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल बंदा है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर कंसंट्रेट कर सके।
सेकंड, टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम नॉन क्रिटिकल एडवांस एक्टिविटीज टू क्रिटिकल एक्टिविटीज। जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उनको क्रिटिकल एक्टिविटीज में कन्वर्ट करते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड में। तो ये ऑप्शन भी राइट है। ऑप्शन सी इज टू बी cautious for avoiding any delay in the critical activities to avoid delay of the whole project। अब क्रिटिकल पाथ नेटवर्क जो है इस चीज में भी हेल्प करता है कि मतलब आप उसको अगर अटेंशन से क्रिटिकल एक्टिविटीज पे कंसंट्रेट करके देख रहे हैं तो इस मेथड के थ्रू हम लोग हम लोगों को ये हेल्प मिलती है, इंजीनियर को ये हेल्प मिलती है कि वो अवॉइड करे किसी किस्म के भी डिलेज को, क्योंकि क्रिटिकल पाथ को फॉलो करते हुए आप अगर डिले करेंगे किसी भी एक्टिविटी में तो वो आपके पूरे प्रोजेक्ट पे अफेक्ट करेगा और पूरा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। अब फिर उस डिले को ओवरकम करने के लिए हमें रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगी, तो रिसोर्सेज बढ़ाएंगे तो वो हमें कॉस्टली पड़ेगा। तो क्रिटिकल पाथ मेथड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सारे राइट है, क्योंकि ये सारे इंजीनियर की हेल्प की जो पॉइंट्स है उसका जिक्र किया गया है। तो वी विल चूज ऑल ऑफ द अबव एज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम which results in the least possible construction cost of an activity is known as। अब टाइम which results in least की बात कर रहा है, सबसे कम पॉसिबल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो लगता है उस टाइम को क्या कहते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में अगर एक में 10 दिन लग रहे हैं, एक में 7, एक में 8 दिन लग रहे हैं, तो उसमें वो वाला टाइम जिसके अंदर आपका कॉस्ट सबसे कम लगा है और आपका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हुआ है, उस तरह के टाइम ड्यूरेशन को हम स्लो टाइम कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें क्रिटिकल आपका जो पर्ट एनालिसिस है उसका फार्मूला पूछ रहा है। पर्ट एनालिसिस में हम लोगों ने जिक्र किया था कि इसके अंदर 3 किस्म के टाइम हम इंक्लूड करते हैं। एक आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है, एक पेसिमिस्टिक टाइम होता है और एक होता है मोस्ट लाइकली टाइम। तो इसमें हमारे पास फार्मूला ये होता है कि हम मोस्ट लाइकली टाइम जो होता है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें जो 4 मोस्ट लाइकली टाइम के साथ है ऑप्शन सी में है, डी में है और ई में है, लेकिन हम लोग डिवाइड 6 से कर रहे होते हैं। यहाँ पे 4, 5 एंड 6 का ऑप्शन है, तो ये वाला फार्मूला जो है आपका राइट है। टी नॉट इज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम प्लस pessimistic time divided by 6। This is the right formula to find the time for the PERT method, option E। Next question आपका है क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछ रहा है कि एक्टिविटी एरोज इन फिगर 19.7 आर करेक्टली इंडिकेटेड इन। अब इनमें डिफरेंट नेटवर्क शो किए हैं एक्टिविटीज, इसमें से बोल रहा है कि करेक्ट कौन सा है। अब आप ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को देख लें तो मेरे हिसाब से सेम है। ऑप्शन बी और सी रॉन्ग है, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज जो है एक ही उससे निकल के आप देखें लूप में कभी नहीं चल सकती। जैसे सी है आपका, सी लूप बना रहा है, जैसे हम लोगों ने कुछ एरर्स का जिक्र किया हुआ था नेटवर्क डायग्राम के अंदर एरर्स का, तो बी और सी ऑप्शन में लूप बन रहा है, तो ये करेक्ट नहीं हो सकते। अब ए और बी दोनों मेरे हिसाब से करेक्ट हैं। देख लें इसमें तो ये एक्टिविटी जो है यहाँ पे एंड हो रहा है, ये एक्टिविटी यहाँ पे एंड हो रहा है, ये एक्टिविटी यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसमें लूप भी नहीं बन रहा है। तो इन लोगों ने ऑप्शन डी क्यों चूज किया इसका मुझे आइडिया नहीं है। अगर किसी को इसकी क्लियरेंस हो रही है ए और डी में तो कमेंट्स में बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। फिगर 9.8 इज यूज्ड टू इंडिकेट। अब इसका भी हम लोगों ने जिक्र किया था, थ्योरी वाली जो वीडियो है, आई गेस वीडियो नंबर 3 है, उसमें आप थ्योरी एक दफा देख लें तो यह सारे क्वेश्चंस आपके लिए बड़े इजी हो जाएंगे। उसमें हम लोगों ने जिक्र किया था कि किसी भी इवेंट के ऊपर अगर एक्टिविटीज के एरोज एंड कर रही हैं आके, ठीक हो गया, उसको हम क्या कहते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, मर्ज एन एक्टिविटी, द फिगर इज यूज्ड टू इंडिकेट, द फिगर 19.8 इज यूज्ड टू इंडिकेट। ये तो मर्ज है, ऑप्शन ए होना चाहिए, इसमें ऑप्शन डी क्यों चूज किया हुआ है।
जब एक्टिविटी क्या कहते हैं इवेंट के ऊपर आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज आके यहाँ पे क्या कहते हैं मर्ज हो रही होती हैं, तो इस तरह के इस केस को हम मर्ज कहते हैं। जैसे जैसे सेकंड फिगर में एक्टिविटीज आपकी इवेंट से बाहर की तरफ निकल रही है, मोर देन वन एक्टिविटीज, तो इसको हम बर्स्ट कहते हैं। ठीक हो गया। जैसे नीचे वाले इसमें ठीक किया हुआ है, ये ऑप्शन सी होगा, इसमें ब्रस्ट है, इसमें मर्ज है, ऑप्शन ए होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 70 का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो ये एक्टिविटी शो नहीं कर रहा। एक्टिविटी में ये होता है कि एक आपका एंड नोड होता है, एक टेल पे होता है आपका, एक हेड पे होता है, इवेंट होता है। वो दोनों इवेंट मिलके फिर आपकी एक्टिविटी बना रही होती है, राइट। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट होगा, लेकिन बुक टिक्की में ऑप्शन डी दिया हुआ है। ये मर्ज है फिगर, और ये वाला फिगर आपका बर्स्ट है। तो इसमें ठीक किया हुआ है 71 में ऑप्शन सी चूज किया हुआ है, तो दिस इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, द टेक्निक फॉर establishing and maintaining priorities among the various jobs of a project। आपका कोई भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर डिफरेंट जॉब्स या डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, तो उनको मेंटेनेंस, उनकी मेंटेनेंस और एस्टेब्लिशमेंट की प्रायोरिटीज को सेट करने के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग क्रिटिकल रेशियो स्केड्यूलिंग मेथड यूज करते हैं। क्रिटिकल रेशियो स्केड्यूलिंग मेथड क्या होता है, इसके डेफिनेशन में आपको दिखा देता हूँ। A dispatching rule that calculates a priority index number by dividing the time to due date remaining by the expected elapsed time to finish the job। ठीक हो गया। अब इसमें एग्जांपल आगे दिया है, टिपिकल रेशियोज ऑफ लेस देन वन आर बिहाइंड। फॉर एग्जांपल आप एक क्रिटिकल रेशियो जब निकालते हैं, इंडेक्स जब निकालते हैं, उसमें अगर लेस देन वन आपका आंसर आता है, इसका मतलब ये है कि आप आपकी जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है उसमें लेग कर रहे हैं, बिहाइंड है। अगर रेशियो ग्रेटर देन वन आता है तो आप अहेड, यू आर अहेड इन ऑफ द स्केड्यूल, जो स्केड्यूल बना है उससे अहेड है। अगर रेशियो आपका एग्जैक्टली वन आता है तो आप ऑन स्केड्यूल है। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्रिटिकल रेशियो स्केड्यूलिंग मेथड।